हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर इस पहली आकृति में यहां पर बीच में यहां पर 33 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि दूसरी आकृति में यहाँ पर बीच में 54 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में बीच में 33 और दूसरी आकृति में बीच में यहाँ पर 54 जिस प्रकार से लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरी आकृति में बीच में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 33 लिखा गया है कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 33 के बाहर कितनी संख्या दी गई है, 4 संख्या दी गई है। तो यहां पर इन चारों संख्याओं का क्या किया गया है, इन चारों संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर करके आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या है 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या क्या है 2, तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या 2 का भी क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फिर तीसरी संख्या क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चौथी संख्या क्या है 4 है, तो यहाँ पर इस 4 का करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब क्या करेंगे यहाँ पर जितनी भी संख्या है इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 9, उसके बाद में है 4, फिर उसके बाद में है 4 और फिर क्या है 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। अब मेरे भाई इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 और 16 कितना हो जाएगा, तो 17 और 16 हो जाएगा 33। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 33 हमारे सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर 54 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार यहाँ पर इन सभी को एक बार हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम इसी पहली आकृति की तरह इस दूसरी आकृति में यहाँ पर दिया गया है 54 और 54 के चारों तरफ भी कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक एक संख्या का पहले स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 4, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे। दूसरी संख्या क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर इसी प्रकार से देखिए तीसरी संख्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर क्या है चौथी संख्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। अब क्या करेंगे इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा, तो 29 और 25 हो जाएगा 54। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 54 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर, हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। उससे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह के चारों तरफ जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर क्या है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पर लिख देंगे 36। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 के बाद में क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 5 के बाद में है 4, फिर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 और 36 कितना हो जाएगा, तो 9 और 36 हो जाएगा 45। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, 45 और 25 कितना हो जाएगा, तो 45 और 25 हो जाएगा कितना 70 है, 70 और 16 कितना हो जाएगा, तो 70 और 16 हो जाएगा 86, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 86। अब हमें देखना है कि 86 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 86 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीरीज को ध्यान से देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 20, 20 के बाद में 19, 19 के बाद में 17, 17 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फिर उसके बाद में दिया गया है 10 और उसके बाद में दिया गया है 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए 20 से यहाँ पर 19 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए 20 से 19 बन जाएगा यदि हम 20 में से क्या कर दें, -1 कर दें। तो 20 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 19। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 19 से कितना बन रहा है 17, तो 19 से 17 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 19 में से क्या कर दें -2 कर दें, तो 19 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 17। फिर इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 17 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 20 से 19 हुआ कैसे, -1 करके, फिर 19 से 17 हुआ कैसे, -2 करके, यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रही है -1 -2। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा -3। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 17 में से क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 14 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 14। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और ये 4500 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षर को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो मेरे भाई लेटर सीरीज को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो
आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज के अंदर जितने भी आपको अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने से क्या होगा, आप इस सीरीज को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, इस सीरीज के अंदर जितने भी लेटर दिए गए हैं उनका नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है डी का नंबर होता है 4, फिर क्या है जी का नंबर होता है 7, फिर क्या है जे का नंबर होता है 10, फिर क्या है एम का नंबर होता है 13, फिर क्या है पी का नंबर होता है 16। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना है, यहाँ पर नीचे जो हमने नंबरिंग किया है उस नंबरिंग को ध्यान से देखना है कि ये नंबरिंग आगे की ओर किस तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 से हो रहा है कितना 4, तो 1 से 4 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 1 और 3 हो जाएगा 4। इसी प्रकार से देखिए 4 से कितना हो रहा है 7, तो 4 से 7 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी यदि देखिए हम क्या कर दें 4 के अंदर +3 कर दें तो 4 और 3 बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 10, तो 7 से 10 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 7 और 3 हो जाएगा 10। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 10 से कितना बन रहा है 13, तो 10 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 10 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 10 और 3 बन जाएगा 13। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 13 से कितना बन रहा है 16, तो 13 से 16 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर भी क्या कर दें +3 कर दें तो 13 और 3 बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 16 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो 16 से अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर सभी के अंदर क्या हुआ है +3 हुआ है, तो आगे भी क्या होगा, तो आगे भी हो जाएगा +3। तो मेरे भाई 16 और 3 कितना हो जाएगा, तो 16 और 3 हो जाएगा 19, यानी कि 16 के बाद में संख्या आएगी 19। अब हमें देखना है कि 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एस। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा एस। अब हमें देखना है कि एस लेटर किसी ऑप्शन में है, तो आंसर एस लेटर हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम में लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सिंगल परत वाले त्रिभुजों को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, इसी प्रकार से चौथा त्रिभुज ये हो जाएगा, पांचवा त्रिभुज ये हो जाएगा, छठा त्रिभुज ये हो जाएगा और सातवां त्रिभुज ये हो जाएगा। सीधे त्रिभुज यानी कि सिंगल परत वाले त्रिभुज हमें कितने दिख रहे हैं, 7 दिख रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला बड़ा वाला बन रहा है, तो हाँ सर बिल्कुल ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो जाएगा तो 7 के अंदर प्लस एक और कर देंगे। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, तो हाँ सर बिल्कुल ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लस एक और कर देंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन सभी को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 9। अब हमें देखना है कि 9 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 9 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 20 का संबंध है 11 के साथ में, तो 102 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 20 से यहाँ पर 11 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 20 से 11 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 102 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। अब यहाँ पर 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 20 से 11 बन सकता है कैसे, यदि हम क्या करें इस 20 में से -9 कर दें, तो 20 में से -9 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 11 और 11 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 102 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सेम इसी 20 की तरह इस 102 में से भी क्या कर देंगे, -9 कर देंगे। तो 102 में से -9 करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 93। क्या किसी ऑप्शन के अंदर 93 दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 93 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए जब एग्जाम के अंदर एक लॉजिक काम ना आए तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 से 11 बनेगा कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 20 में 2 का भाग दिया गया है। तो 20 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10 और इस 10 के अंदर यहां पर +1 करके यहां पर लिखा गया है 11। और ध्यान से देखिए 11 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम 102 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 102 के अंदर 2 का भाग देंगे, तो 102 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 51। और इस 10 की तरह इस 51 के अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 51 और 1 कितना हो जाएगा, तो 51 और 1 हो जाएगा 52। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब हमें देखना है कि 52 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 52 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन जीके, जीएस और साइंस के होने वाले हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है कबड्डी, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो जल्दी से इन चारों में से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी को चूज किया है तो आठवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1949 में और ऑप्शन डी है 1952 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था 1950 को। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी है हरियाणा राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यहां पर देखिए स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर स्थित है पंजाब राज्य में। तो 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन से भाग में वर्णित हैं। ऑप्शन ए है भाग 2 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में और ऑप्शन डी है भाग 5 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर है और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का कौन सा संशोधन लागू करता है। ऑप्शन ए है 73वां संशोधन है, ऑप्शन बी है 74वां संशोधन है, ऑप्शन सी है 42वां संशोधन है और ऑप्शन डी है 86वां संशोधन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का 73वां संशोधन लागू करता है। तो 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 6 वर्ष के लिए और ऑप्शन डी है 10 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए है देवनागरी की लिपि में, ऑप्शन बी है खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी लिपि में और ऑप्शन डी है तमिल लिपि में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि के अंदर लिखे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम है, ऑप्शन बी है आयरन है, ऑप्शन सी है सोडियम है और ऑप्शन डी है फास्फोरस है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हड्डियों और दांतों के अंदर मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किस ऑर्गेनल में होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है राइबोसोम में, ऑप्शन सी है नाभिक में और ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन ए है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है हृदय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। तो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है GO2। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है तरल में, ऑप्शन सी है गैस में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 4500 प्लस आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।